हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और हमें तीव्रता का मान क्या मिला था? तीव्रता का मान हमें मिला था E बराबर KQ/R²। दोबारा देखते हैं इसको बच्चों। कुछ ऐसा था, आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q था जो आपका बिंदु O पर रखा था, है ना। बिंदु P पर जो पॉइंट चार्ज से R दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान था K गुणा चार्ज, है ना, और चार्ज से बिंदु का दूरी, है ना, KQ/R², ठीक है। अब इस पर आधारित बोर्ड परीक्षा में कई बार ग्राफ वाले सवाल आते हैं बच्चों। ग्राफ वाले सवाल, पहला सवाल क्या बनता है? देखो, पहला सवाल बनता है E में R के साथ परिवर्तन, E में R के साथ परिवर्तन, ये पहला बनता है आपका। दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है E तथा 1/R² के बीच में ग्राफ, या E में 1/R² के साथ परिवर्तन। ओके, तो बच्चों यहाँ E है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है, और R है बिंदु आवेश से दिए गए बिंदु का दूरी, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं आपका इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। और ये जो इक्वेशन 1 है, इससे आपको नज़र आ रहा है कि E जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। और व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती वाला आएगा। इस तरफ मैं ले लेता हूँ बच्चों R, और इस तरफ मैं ले लेता हूँ E। इस संबंध से आपको पता है कि यदि बच्चों R का मान बढ़ेगा तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से तीव्रता का मान घटेगा। तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे वाला ग्राफ आएगा। जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे E के मान में व्युत्क्रमानुपाती रूप से कमी आ रही है, क्योंकि E जो है वो R² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब आपको ग्राफ खींचना है E तथा 1/R² के बीच। बच्चों 1/R² एक राशि है, माना यह x है। तो जो E है ना वो R के वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/R² के यानी x के समानुपाती है। तो बच्चों E और x के बीच में ग्राफ सरल रेखा आएगा। इसका मतलब यदि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1/R² लो, R नहीं, क्या लिया है 1/R², और वर्टिकल एक्सिस पे यदि आप E लो, है ना, और E तथा 1/R² के बीच ग्राफ खींचो तो दोनों परस्पर समानुपाती हैं, और परस्पर समानुपाती हैं तो आपका जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होगी। यानी 1/R² के बढ़ने पर समानुपाती रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाएगी। ओके, E जो है वो R के वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/R² के क्या है, समानुपाती। और बच्चों जब दो राशियां समानुपाती होती हैं तो उनके बीच खींचा गया ग्राफ
एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था ई में आर के साथ परिवर्तन, है ना, और ये था ई में 1/r² के साथ परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सवाल को रीड करें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सवाल में आपको क्या दिया गया बच्चों, एक बिंदु पर एक चार्ज रखा है और उसका जो मान है वो 5 माइक्रोकूलम दिया गया है। क्यू कितना है बच्चों, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी कितना है 5 बच्चों, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, है ना, और कूलम। ओके, इस पर जो विद्युत बल लग रहा है उसका मान है 2.25 न्यूटन। तो F आपको दिया गया है 2.25 न्यूटन। ठीक है, आपको कहता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, यानी आपसे बच्चों E का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, E का मान। तो बच्चों तीव्रता का जो परिभाषा है ना, तीव्रता का जो परिभाषा है फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, उससे देखो बच्चों तीव्रता का मान यह होगा E बराबर F/Q। ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, चार्ज। ठीक है, तो E बराबर F/Q। आप इसमें बच्चों मान रख दो, तो ये आएगा E बराबर फोर्स का मान कितना दिया हुआ है 2.25, है ना, और न्यूटन में दिया हुआ है ना, यानी SI मात्रक में, बट्टा में Q कितना है 5 × 10⁻⁻6। ठीक है, मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको बच्चों सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा E = 225 में आप 5 का भाग लगाओ, है ना, तो 4 बार कटेगा, है ना, 5 चौका 20, कैरी कितना हो गया 2, तो ये 25 बन गया, और 5 पंजा 25, कितना 45, है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ आ जाएगा आपका दशमलव, यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव। ठीक है, और बट्टा में क्या है 10⁻⁻6, है ना, और ये क्या है न्यूटन प्रति कूलम। ओके, यहाँ से देखो ये क्या आएगा, यहाँ से बच्चों ये आएगा E = है ना, 0.45 है, इसको मैं लिख लेता हूँ बच्चों 4.5। क्या लिख लेता हूँ 4.5। ठीक है, अब देखो आप एक चीज़, 0.45 है यानी 0.45, है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो बच्चों 4.5/10, एक ही बात है, 4.5/10, इसका मतलब क्या होता है 0.45। ठीक है, तो बट्टा में 10 है, 10⁻⁻6, तो नीचे बचेगी 10⁻⁻5, और इसको यदि ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा 10⁵, और आपका जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, उस बिंदु पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ओके, तो इस प्रकार से ये सवाल आप हल कर लेंगे। एक सवाल और देखो बच्चों, एक सवाल और देखो, ये वाला जो सवाल है इसमें क्या दिया हुआ है देखो आपको, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बच्चों। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है बच्चों, तो Q बराबर बोलो क्या लिखोगे आप, E बराबर क्या लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19 और कूलम। क्या है ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, यानी आपको R दिया हुआ है कितना, 4.8 और एंगस्ट्रम दिया हुआ है बच्चों, तो 4.8 जो आपका एंगस्ट्रम है, इसका मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर, ये दिया हुआ है। और आपको पूछा है तीव्रता का मान। सवाल क्या है, सवाल ये है बच्चों कि आपको बिंदु आवेश के रूप में एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है ना, और इससे r दूरी पर आपको क्या पूछा गया है, तीव्रता का मान। ठीक है, तो तीव्रता का जो सूत्र है वो क्या हो गया बच्चों, E बराबर क्या हो गया, K गुणा Q और बट्टा में क्या आ गया, R²। ठीक है, आप इसमें मान रख दो भाई, मान रखने पर E बराबर K का मान क्या रखोगे, 9 × 10⁹ इंटू Q है ना, Q को छोटे Q से लिखा गया है यहाँ। ठीक है, छोटे Q से लिखा गया है तो यहाँ इसको लिख दो छोटा Q, है ना। यहाँ O पर यदि कैपिटल Q चार्ज रखा है तब तो बनेगा P पर तीव्रता K गुणा बड़ा Q बटा R²। यहाँ यदि छोटा Q रखा गया है तब तीव्रता बनेगा K गुणा छोटा Q और बट्टा में क्या लिखोगे, R²। तो Q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R²। R का मतलब देखो बच्चों ये वाला है। ठीक है, तो 4.8 है ना, गुणा 10⁻⁻10 है ना, इसका स्क्वायर करना है तो एक बार गुणा और कर दो, 4.8 गुणा 10⁻⁻10। ए का मान आ रहा है तो आपका मात्र क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। कितना आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब इसको बच्चों सरल कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर दोगे है ना, 16 × 48 है ना, 3 × 9। ठीक है, और 3 से किसको काटोगे, 48 को, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तीव्रता। और यह मान आपको किस में मिलेगा, न्यूटन प्रति कूलाम में। किस में मिलेगा, न्यूटन प्रति कूलाम में। तो बच्चों इसको आप सरल कर लेना, आपके पास किसका मान आ जाएगा, तीव्रता का मान। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ मैंने आपको 2 अलग अलग प्रकार के सवाल करवा दिए है ना। यदि आपको चार्ज दिया हुआ है और चार्ज से आपको बिंदु का दूरी दिया हुआ है सॉरी, तब आपका बच्चों ये फार्मूला आएगा तीव्रता निकालने के काम, Q बटा R² है ना। एक सवाल ऐसा भी दे दिया कि किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ था और उस पर जो विद्युत बल कार्य कर रहा था उसका मान आपको दिया हुआ था और आपसे क्या पूछा गया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो आपने ये भी देखो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये था बच्चों बिंदु आवेश के कारण है ना, किसी बिंदु पर जो तीव्रता उत्पन्न की जाती है उस पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या भाई, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये है बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या है। आपके पास एक सिंगल चार्ज नहीं है इस बार है ना, सिंगल चार्ज की बजाय आपके पास है ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी बच्चों आपके पास है आवेशों का एक समूह है, आवेशों का एक समूह आपके पास है ना। और आपको इस समूह के कारण
किसी बिंदु पर नेट तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोबारा सुनो, आपके पास क्या है बच्चों, एक आवेशों का समूह है ना। इसके कारण आपको क्या करना है, किसी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, समूह में जो प्रत्येक आवेश है, समूह में जो प्रत्येक आवेश है उसके कारण है ना, दिए गए बिंदु पर अलग अलग तीव्रता का मान ज्ञात कर लो, अलग अलग तीव्रता का मान ज्ञात कर लो, अलग अलग तीव्रता का मान ज्ञात कर लो, है ना। यदि बच्चों ग्रुप ऑफ चार्जेज में मान लो चार्ज जो है वो संख्या में कितने हैं, 4, तो इस दिए गए बिंदु पर है ना कितनी तीव्रताएं पैदा होगी, 4। यदि 5 है तो बिंदु पर 5 तीव्रताएं बनेगी, और इसी प्रकार यदि n है तो बिंदु पर n तीव्रताएं बनेगी। तो पहला काम है कि प्रत्येक चार्ज के कारण इस बिंदु पर अलग अलग तीव्रताएं ज्ञात कर लो। अब आपको तो क्या चाहिए, नेट तीव्रता। तो बच्चों ये जो अलग अलग तीव्रता आपने ज्ञात की थी, इन सब का सदिश योग कर दो, इन सब का क्या कर दो, सदिश योग, इन सब का क्या कर दो, सदिश योग। ये जो सदिश योग है ये उस दिए गए बिंदु पर इस ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण क्या होती है, नेट तीव्रता, और इसे क्या बोला जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का जुड़ना। अध्यारोपण शब्द का जो मतलब है, या सुपरपोजिशन जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो है आपका बहुत सारी चीज़ों का आपस में जुड़ना। तो किसी बिंदु पर इस बार एक तीव्रता नहीं है, किसी बिंदु पर क्या है भाई, बहुत सारी तीव्रताएं हैं बच्चों, है ना। और बहुत सारी तीव्रताएं हैं तो आपको कोई एक नहीं चाहिए, है ना, आपको उस पर नेट तीव्रता चाहिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि नेट तीव्रता उन सब के सदिश योग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, सदिश योग के। चलो मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। आपको किसी बिंदु पर आवेशों के समूह के द्वारा, है ना, नेट तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस समूह के प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर अलग अलग तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। उन अलग अलग तीव्रताओं का सदिश योग उस बिंदु पर आवेशों के समूह के कारण नेट तीव्रता के बराबर होता है। यह क्या है, तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे, है ना, उससे चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। और आंकिक प्रश्न करने से पहले इसका व्यापक रूप देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। मान लो बच्चों आपके पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेज है जिसमें पहला चार्ज है आपका Q1, ठीक है। दूसरा जो चार्ज है वो आपका है Q2, तीसरा जो चार्ज है Q3, इसी प्रकार कोई चौथा है, इसी प्रकार कोई पांचवा है, और इसी प्रकार ये कोई nवां चार्ज है जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है, Qn। और इनके कारण आपको इस बिंदु P पर नेट तीव्रता चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, P पर नेट तीव्रता। तो देखिए बच्चों, ये वाला जो बिंदु है इसका Q1 से जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ, माना कितना है R1,
Q2 से जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ, मानना कितना है R2। Q3 से जो दूरी है, Q3 से जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ R3। इसी प्रकार जो QN है उससे जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ बच्चों RN। ठीक है, आपको तो P पे बच्चों नेट तीव्रता चाहिए। क्या चाहिए? नेट तीव्रता। तो देखो बच्चों, P पर यह चार्ज तीव्रता बनाएगा। कितनी बनाएगा आप जानते हो? कितनी बनाएगा आप जानते हो? E1। और आप तो बच्चों E1 का मान भी जानते हो। E1 का मान भी जानते हो, क्या होगा बताओ? तो आंसर है बच्चों, E1 का मान होगा K गुणा Q1 बट्टा R1 स्क्वायर, है ना। ये तो वही सवाल है, ये आपका बिंदु आवेश है ना। इस पे आपको तीव्रता चाहिए। चार्ज से जो दूरी है बिंदु का वो कितना है? R1, है ना। तो क्या होता है? K गुणा चार्ज बट्टा चार्ज से बिंदु का जो दूरी होता है उसका वर्ग। तो ये तो E1 आ गया। अब देखो बच्चों, ये दूसरा जो चार्ज है ये भी P पर तीव्रता बनाएगा, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ बच्चों E2। आप तो बच्चों E2 का मान भी लिख सकते हो, है ना। बोलो बच्चों क्या लिखोगे? K। चार्ज बोलो कौन है? Q2। चार्ज का यानी Q2 का बिंदु P से जो दूरी है वो कितना दिया गया है? R2। तो दूरी का वर्ग, है ना। ये आपका क्या है? पॉइंट चार्ज। ये है गिवन पॉइंट। पॉइंट चार्ज के कारण गिवन पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, तो वही आर्टिकल है स्थिर बिंदु आवेश के कारण तीव्रता KQ बटा R स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, Q3 के कारण जो इंटेंसिटी है वो आपका होगा E3, है ना। और QN के कारण आपका क्या होगा? EN, है ना। E3 का मान भी आप लिख सकते हो बच्चों, किसके कारण? Q3 के कारण। Q3 से बिंदु का दूरी कितना है? R3, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार EN क्या होगा भाई? EN क्या होगा? K गुणा चार्ज बोलो क्या है? QN। दूरी बोलो कितना है बिंदु का? RN, और इसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो आप लोगों ने क्या काम किया कि इस पॉइंट P पर, है ना, ग्रुप ऑफ चार्ज में मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रुप ऑफ चार्जेस। बोलो बच्चों, इस ग्रुप ऑफ चार्जेस में टोटल कितने चार्ज थे? तो आंसर है N। कितने थे? N। तो इस बिंदु P पर इन सब के कारण यानी प्रत्येक के कारण अलग अलग तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो P पर इसके कारण आएगी E1, इसके कारण आएगी E2, इसके कारण आएगी E3, इसी प्रकार चौथे के कारण आएगी E4, और nवे के कारण बोलो क्या आएगी? EN। पहला काम है अलग अलग तीव्रता ज्ञात कर लो। अब आपको तो P पर नेट तीव्रता चाहिए। P पर क्या चाहिए? नेट तीव्रता। तो बच्चों नेट तीव्रता जो है वो इनके योग के बराबर नहीं होगी, इनके योग के बराबर नहीं होगी, या सरल बीजगणितीय योग के बराबर नहीं होगी। तीव्रता बच्चों एक सदिश राशि है। तो P पर जो नेट तीव्रता है, P पर जो नेट तीव्रता है बच्चों, इन सब के सदिश योग के बराबर होती है। किस योग के बराबर होती है? सदिश योग के बराबर होती है। और इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसे? अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बच्चों आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। समझ में आया आपको? क्या है स्टेटमेंट? दोबारा बोल देता हूँ। इस पर आधारित जब आप आंकिक प्रश्न करोगे तो ये अध्यारोपण का जो सिद्धांत है आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं बच्चों। अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित एक सवाल करते हैं बच्चों। अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? देखो सवाल क्या है बच्चों। सवाल ये है कि आपको गिवन है कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, जिसका साइड कितना है? भुजा कितना है बच्चों? A, है ना। बोलो बच्चों, त्रिभुज है तो कितने कॉर्नर होंगे इसमें? कितने शीर्ष होंगे इसमें? 3। इसको बोला A,
इसको बोला बी और इसको बोला सी। ए पे जो चार्ज है वो कितना रखा हुआ है क्यू, बी पे जो चार्ज है वो कितना रखा हुआ है क्यू। आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है बिंदु सी पर तीव्रता कितनी है, बिंदु सी पर तीव्रता कितनी है, आपको ये पूछा गया है ना। सवाल क्या है, ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है ना। इसके दो शीर्षों पर एक समान परिमाण का आवेश Q रखा गया है, तो जो तीसरा कोना या तीसरा शीर्ष है वहाँ तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे बच्चों, देखो किस तरह से निकालेंगे। C पर तीव्रता चाहिए बच्चों, है ना बच्चों, एक चार्ज के कारण नहीं, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण, है ना। ए के कारण नहीं चाहिए, ए तथा बी के कारण चाहिए, है ना। ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण चाहिए, और यहाँ ग्रुप में कितने चार्ज हैं, 2। ठीक है, तो हमारा तरीका क्या होता है, ग्रुप में 2 चार्ज है तो सी पर पहले के कारण निकाल लो, है ना, उसके बाद दूसरे के कारण निकाल लो, है ना। अब बच्चों सी पर जो आपको नेट इंटेंसिटी चाहिए तो उनका आप क्या कर दोगे, सदिश योग। ये हमारा तरीका होता है। तो मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन में देखो बच्चों, पॉइंट सी पर ए के कारण तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। सी पर किसके कारण, ए के कारण। इस तीव्रता को बच्चों में बोल देता हूँ E1। क्या होगा देखो, तो देखो ये होगा, इसको बच्चों में 1 नंबर बोल देता हूँ। क्यों होगा ये, क्योंकि देखो बच्चों ये पॉइंट चार्ज है ना, इसका मान कितना है Q। आपको इस बिंदु पे चाहिए, तो चार्ज से बिंदु का जो दूरी है वो समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है, यानी दूरी है a। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है k गुणा चार्ज बट्टा दूरी का वर्ग। तो चार्ज है q और c का a से दूरी a है, तो a का कर दिया वर्ग। अब इसका डायरेक्शन चाहिए, तो बच्चों डायरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, a से c की ओर, यानी AC की दिशा में। बताया था ना आपको भाई, C पर यह जो तीव्रता है वो चार्ज Q के कारण है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता दूर की ओर होती है। तो C पर तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, जो तीव्रता सदिश दिखाऊंगा वो बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा। ये होगा आपका वेक्टर E1। ठीक है, और केवल मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, E1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तीव्रता होगी, है ना, पॉजिटिव है, C पे चाहिए दूर की ओर। या बच्चों मैंने आपको दिशा देखने का एक तरीका और बताया था। क्या बताया था बताओ, C पर आपको तीव्रता का दिशा चाहिए। बताओ C पर कौन सा चार्ज रखें, पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट में लिखो बच्चों। C पर पॉजिटिव चार्ज रखें या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखें या फिर नेगेटिव चार्ज। C पर क्या रखेंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। चलो पॉजिटिव चार्ज रख के देख लिया, है ना, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, रिपल्सन, है ना, केंद्रीय बल है, तो इस दिशा में बल लगेगा, तो ये तीव्रता की दिशा होगी। बाकी डायरेक्ट याद रखना चाहिए, धनावेश के कारण दूर की ओर। ओके हो गया। इसके बाद लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखो यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। या आप ये चीज़ समझ गए तो इसको मैं यहाँ लिख लूँ भाई, E1 कितना बोलो, K गुणा चार्ज और दूरी का वर्ग, और इसको मैंने क्या बोल दिया, 1 नंबर, है ना, और इसका डायरेक्शन मैंने डायग्राम में दिखा दिया। ठीक है, E1 क्या है बच्चों, A के कारण C पर तीव्रता, है ना, ग्रुप ऑफ चार्जेस का पहला चार्ज ले लिया। दूसरा आपका ये है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ बच्चों, पॉइंट
ऐसा लिखूंगा, चार्ज बी के कारण पॉइंट सी पर तीव्रता इस वाले चार्ज के कारण, है ना, पॉइंट चार्ज है, सी पर तीव्रता, है ना, E2 बोल दो इसको, क्या होगा बताओ, के, है ना, पॉइंट चार्ज है तो उसका मान रख दो। पॉइंट चार्ज से पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए, तो ए का वर्ग कर दो, है ना। वही सवाल बन गया बच्चों। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो आपका फार्मूला होता है के गुणा चार्ज, और बट्टा में क्या लिखते हो बच्चों, चार्ज से पॉइंट का जो दूरी होता है उसका वर्ग। इसको क्या बोल दो, 2 नंबर। डायरेक्शन की बात करें तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब दूर की ओर, और इसका मतलब है बी से सी की ओर, है ना, और इसका मतलब है बी सी की दिशा में। ये बच्चों होगी आपकी दूसरी तीव्रता, ये होगी आपकी दूसरी तीव्रता E2, है ना। वेक्टर में लिखो तो इसको वेक्टर E1 लिख दो भाई, है ना, और इसको क्या लिख दो, वेक्टर E2, एक ही बात है। तो सी पर देखो बच्चों 2 इंटेंसिटी बन गई, आपको चाहिए नेट इंटेंसिटी, है ना। और वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो अपने अलग हिसाब से जुड़ती है बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा एक अलग चीज़ है। आज फिर मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है ए। दूसरा है वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड है बी, और दोनों के बीच का एंगल यदि कितना है, थीटा। तो बच्चों इनका रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट होता है यानी नेट होता है यानी परिणामी होता है, पहला जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरा जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला वेक्टर गुणा दूसरा वेक्टर यानी उनका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के कोण की कोज्या। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को जोड़ना है, ठीक है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे चाहिए। इसके लिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो B वाला कोण 60 डिग्री, A वाला कोण भी कितना 60 डिग्री, C वाला कोण भी 60 डिग्री, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख, ये 60 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अब बच्चों एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, एंगल है 60 डिग्री। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, वही नेट तीव्रता होगी। तो आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे बच्चों पॉइंट सी पर नेट तीव्रता, ये अध्यारोपण के सिद्धांत से आ रही है बच्चों, नेट तीव्रता। जो नेट तीव्रता है उसको मैं बोल देता हूँ EC। बोलो क्या आएगा, अंडर द रूट, है ना। पहला वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये है बच्चों, इसका स्क्वायर करोगे। दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे, है ना। 2 क्या लिखोगे E1 E2 और कोस थीटा, थीटा का मतलब क्या लिखोगे 60 डिग्री, एंगल आपका 60 डिग्री है, ओके। अब इसमें बच्चों मान रखोगे EC इज इक्वल टू अंडर द रूट, ठीक है। E1 का वर्ग, E1 देखो ये रहा, ये KQ बट्टा A का स्क्वायर है KQ और बट्टे में क्या है बच्चों A का स्क्वायर, और फिर इसका क्या है बताओ वर्ग, ओके। E2 का वर्ग, E2 भी देखो सेम E1 है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों। तो ये आपका E2 लिख दिया मैंने, इसका वर्ग करना है, ये लो मैंने वर्ग कर दिया। 2 E1 गुणा E2, E1 क्या है KQ बटा A स्क्वायर, ये है आपका E1। और E2 क्या है, E2 भी KQ बटा A का वर्ग है। तो ये चीज़ 2 बार हो जानी है तो वर्ग आ जाना है, और गुणा में cos 60 है, और cos 60 का जो वैल्यू है वो 1/2 है। क्या है बच्चों 1/2। देखो ये वाली चीज़ आ गई। अब आप यहाँ से देखो बच्चों,
है ना। 2 को आप 2 से काट दो तो ये क्या आया, ये आया बच्चों ई सी इज इक्वल टू, है ना, ई सी इज इक्वल टू इसको इसको और इसको आप जोड़ते हो तो ये आता है 3 गुणा के क्यू और बट्टे में ए स्क्वायर और इसका बोलो क्या आता है वर्ग। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों ई सी इज इक्वल टू √3। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ इसका आप वर्गमूल लोगे तो ये तो वर्ग है, हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों के क्यू बटा ए स्क्वायर। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया आपका ये फाइनल आंसर। ये क्या है, ये बच्चों ए और बी चार्ज के कारण पॉइंट सी पर नेट इंटेंसिटी है। नेट इंटेंसिटी है कितनी बोलो, √3 गुणा के क्यू बट्टा ए स्क्वायर। सरल बीजगणितीय योग नहीं होगा बच्चों, सरल बीजगणितीय योग करते तो सी पर 2 इंटेंसिटी है, एक तो ये के क्यू बट्टा ए का वर्ग और एक ये के क्यू बट्टा ए का वर्ग, और इन दोनों को जोड़ते तो 2 गुणा के क्यू बट्टा ए का वर्ग आता, जबकि सी पर नेट इंटेंसिटी कितनी है √3 गुणा के क्यू बट्टा ए स्क्वायर। इस प्रकार से अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग लगाते हैं और इस पर आधारित, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो एक सवाल और करते हैं ताकि अध्यारोपण का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पता लग जाए, अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो अच्छे से आपको पता लग जाए। एक सवाल हम लोग और करेंगे। देखिए बच्चों, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल हम और करते हैं। आपको बच्चों ये दिया हुआ है ना, थोड़ा टिपिकल तो होगा लेकिन फिर भी करेंगे। एक सवाल और देखते हैं हम लोग, है ना। आपको ये दिया हुआ है बच्चों, आपके पास एक स्क्वायर है, वर्ग, एक वर्ग है ना, और उस वर्ग का जो साइड है वो कितना दिया हुआ है ए। इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको मैं बोलता हूँ सी और इसको मैं बोलता हूँ डी, है ना। और बेटा इस वर्ग के जो कॉर्नर है उन पर एक समान परिमाण के चार्ज रखे हुए हैं, ए पर भी क्यू, बी पर भी क्यू, सी पर वो जो रखा गया है वो भी है क्यू और डी पर जो रखा गया है वो भी है क्यू। ठीक है, सी पे नहीं रखा गया है ना, ए पे रखा गया है, बी पे रखा गया है और डी पे रखा गया है। ठीक है, आपको बच्चों पॉइंट सी पर नेट तीव्रता ज्ञात करना है, ये आपका सवाल है। सी पे क्या ज्ञात करना है, नेट तीव्रता। ठीक है, तो बच्चों ये अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा। अब एक बात बताऊं, इस एग्जाम्पल में आपके पास जो ग्रुप ऑफ चार्जेज हैं, है ना, उसमें आवेशों की संख्या कितनी है बताओ, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या कितने नंबर ऑफ चार्ज है। तो आंसर है 3 है भाई, पहले वाले में 2 थे, इसमें 3 है। एक तो ए पे रखा हुआ है बच्चों, कहाँ रखा हुआ है ए पर, दूसरा कहाँ रखा हुआ है बी पर, तीसरा कहाँ रखा हुआ है डी पर। तो बच्चों इस सी पर, है ना, 3 इंटेंसिटी बनेगी, 3 तीव्रता बनेगी। एक तो ए बनाएगा और एक बी बनाएगा और एक डी बनाएगा। तो सी पर आपको 3 एरो मिलने हैं। अब नेट चाहिए तो वहाँ तो 2 एरो जोड़े थे, है ना, यहाँ आपको 3 एरो जोड़ने होंगे, है ना। तो थोड़ा जो वेक्टर अलजेब्रा है वो यहाँ जटिल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, बाकी बहुत आसान चीज़ है। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो बी को पकड़ता हूँ मैं, है ना, तो मैं लिख रहा हूँ चार्ज बी के कारण सी पर तीव्रता। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, बी के कारण सी पर तीव्रता, बी के कारण सी पर तीव्रता। ठीक है, इसको बच्चों मैं बोल देता हूँ E1। क्या आएगा ये के गुणा क्यू और बट्टा में आएगा ए स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन की बात यदि की जाए तो ये आएगा बी सी की दिशा में। क्या आएगा बच्चों, बी सी की दिशा में।
डायग्राम इस इंटेंसिटी को दिखाना है तो ऐसे दिखा दूंगा बच्चों, देखो ऐसे ऐसे दिखा दूंगा, ऐसे है ना। इसको मैं बोल दूंगा वेक्टर E1। क्या बोल दूंगा? वेक्टर E1। देखो बच्चों क्यों, ये आपका पॉइंट चार्ज है, ये आपका पॉइंट है, इसके कारण यहाँ तीव्रता चाहिए, साइड ए है आपका, ये स्क्वायर है, ये ए है तो ये भी कितना होगा ए, ये ए है तो ये भी कितना होगा ए। तो बच्चों पॉइंट चार्ज से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ए है, तो तीव्रता होगी k गुणा चार्ज और बट्टा में आएगा दूरी का वर्ग यानी ए का वर्ग। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के कारण दूर की ओर, तो डायरेक्शन होगा बी से सी की ओर यानी नीचे की ओर। तो ये एरो मैंने ऐसे दिखा दिया। चलो आपने बी का काम तो पूरा कर दिया, बी का काम तो पूरा कर दिया। अब हम डी को पकड़ लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों डी के कारण है ना सी पर तीव्रता, डी के कारण सी पर तीव्रता। ये आपका बच्चों क्यू चार्ज है, ये आपका पॉइंट सी है, दूरी कितना दिया हुआ है ए, तो वही बिंदु आवेश वाला सवाल बन गया। इसको E2 बोल दो। क्या होगा बताओ? k गुणा चार्ज, चार्ज बोलो कितना है Q, बट्टा में क्या है दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है a और आपको इसका क्या कर देना है वर्ग। इसको बच्चों मैं क्या बोल देता हूँ 2 नंबर, ठीक है। और ये क्या हो गया बताओ? D से C की दिशा में या DC की दिशा में, DC की दिशा में है ना। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा किसी बिंदु पर इंटेंसिटी दूर की ओर होती है, दूर की ओर होती है। तो ये आपका बन गया बच्चों वेक्टर E2, वेक्टर E2। ऐसे नहीं समझ में आता तो C पर पॉजिटिव रख के देख लो, B वाला पॉजिटिव नीचे धकेलेगा, D वाला जो पॉजिटिव है C पर रखे हुए पॉजिटिव को है ना राइट हैंड की ओर धकेलेगा या बच्चों प्लस x वाली दिशा में धकेलेगा, तो ये तीव्रता का दिशा हो गया। तो देखो बच्चों D की बात भी होगी। अब बच गया आपके पास A, यानी A पर बैठा चार्ज Q। तो आप क्या लिखोगे? A के कारण C पर तीव्रता, A के कारण C पर तीव्रता है ना। इसको आप क्या बोल दो बच्चों E3, ठीक है। अब देखो A पर जो चार्ज बैठा है ना, उससे C का जो दूरी है वो ये वाला है बच्चों, ये वाला दूरी है, ये वाला और ये है आयत का, ये क्या है बच्चों आयत का, सॉरी वर्ग का, वर्ग दिया हुआ ना, वर्ग का विकर्ण। क्या है ये? वर्ग का विकर्ण। ये साइड A है और ये साइड A है, तो पाइथागोरस से आप बता दोगे बच्चों ये जो AC है ना ये कितना आएगा √2a। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, हल करने की आवश्यकता नहीं है, √2a, ठीक है। तो क्या होगा बोलो? K है ना, किसके कारण? A के कारण कितना चार्ज है Q है ना, किस पर चाहिए? C पर और A से C का जो दूरी है वो ये है बच्चों, क्या है? √2a और √2a का आपको क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग करोगे तो ये आएगा KQ बट्टा √2 गुणा a का वर्ग करोगे तो ये आएगा 2, √2 का वर्ग तो क्या आएगा 2 और गुणा में क्या आ जाएगा a², इसको बोल देता हूँ 3 और यह होगा AC की दिशा में। कहाँ होगा बच्चों? AC की दिशा में, AC की दिशा में। और AC की दिशा का मतलब होता है इस वाली दिशा में। ये होगा बच्चों आपका वेक्टर E3 है ना। पॉजिटिव रख दो और ये वाला जो A पर पॉजिटिव बैठा है इसको बच्चों इधर धकेलेगा है ना। तो पॉजिटिव को ये जिस दिशा में धकेलेगा वो आपका तीव्रता का दिशा होगा। तो तीव्रता का दिशा ये हो जाएगा। या मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव के कारण किसी पॉइंट पर तीव्रता दूर की ओर, तो A के लिए दूर की ओर ये है, B के लिए दूर की ओर ये है और D के लिए दूर की ओर ये है। तो बच्चों आपने C पर जो आपका ग्रुप ऑफ चार्जेस था उसमें प्रत्येक चार्ज के कारण अलग अलग तीव्रता निकाल ली है ना।
ए के कान आपने निकाल ली अलग से ये, बी के कान आपने निकाल ली अलग से ये, डी के कान आपने निकाल ली अलग से ये। अब आपको चाहिए सी पर नेट तीव्रता, तो इन तीनों को आप जोड़ दो। लेकिन कौन सा जोड़ भाई? सदिश योग। आपको सदिश योग आना चाहिए, तो आपको 3 वेक्टर जोड़ने हैं। तो पहले बच्चों हम 2 जोड़ लेंगे, है ना। ये वाला वेक्टर यानी E1 वाला और E2 वाला पहले जोड़ लेंगे, है ना। इनका जो योगफल आएगा ना बच्चों, उसको हम लोग इस वाले में जोड़ लेंगे, तो फिर तीनों जुड़ जाएंगे, वो नेट तीव्रता होगी। तो E1 और E2 को जोड़ते हैं, तो मैं लिख रहा हूं वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 का परिणामी, है ना। नेट तीव्रता नहीं है सी पर, E1 और E2 का परिणामी है, यानी इनका योग है, का परिणामी। ठीक है, क्या होगा भाई? देखते हैं। E1 और E2 का परिणामी देखते हैं क्या होगा। किसका रिजल्टेंट देखना है बच्चों? E1 और E2 का। किसका? E1 और E2 का। तो बच्चों ये होगा, इसको मैं E डैश बोल देता हूँ, E डैश बोल देता हूँ। ये होगा अंडर द रूट, क्या भाई? E1 स्क्वायर, है ना, प्लस E2 और इसका स्क्वायर, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो बच्चों, पहला वेक्टर आपका ये है ना, दूसरा वेक्टर देखो ये है ना, ये BC साइड के अलोंग है, ये DC साइड के अलोंग है, तो इनके बीच में जो ये एंगल है ना, वो 90 डिग्री का होगा। और बच्चों, 2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो उनका रिजल्टेंट होता है अंडर द रूट A² प्लस B², इसलिए ये आ गया अंडर द रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया बच्चों E डैश बराबर अंडर द रूट E1 तो ये रहा, है ना। तो E1 का मान रख दो KQ, और बट्टे में क्या है? A² और आपको इसका वर्ग कर देना है। E2 भी देखो ये रहा, क्या है बच्चों? KQ, और बट्टे में क्या है? A² और आपको इसका क्या कर देना है? वर्ग कर देना है ना। ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा देखो अंडर द रूट, क्या आ जाएगा? 2 गुणा KQ बट्टे में A² और इसका क्या आ जाएगा? वर्ग, और फिर इसका क्या ले लोगे? वर्गमूल। यहाँ से ये क्या आ जाएगा? E डैश बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? √2, और गुणा में क्या आ जाएगा बताओ? KQ, और बट्टे में क्या आ जाएगा? A², और इसको मैं नाम दे देता हूँ 4 नंबर। बच्चों ये सी पर नेट नहीं है, ये बच्चों E1 और E2 का सदिश योग है, E डैश। अब बच्चों तो ये E डैश है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका आंसर है, इसका डायरेक्शन होगा AC की दिशा में। इसका डायरेक्शन क्या होगा? AC की दिशा में, और AC की दिशा का मतलब है E3 की दिशा में, है ना। ये मैंने आपको बताया था। देखो बच्चों, 2 वेक्टर हैं, एक तो है E1 और दूसरा है E2, सेम इन मैग्नीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा इनका, उसका जो डायरेक्शन है, वो पहले वाला जो वेक्टर है उससे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 45 का मतलब बच्चों जो विकर्ण होता है वो हॉरिजॉन्टल से भी कितना बनाता है? 45, और जो ये वर्टिकल है इससे भी कितना बनाता है? 45, सारा टोटल होता है 90। तो ये इधर वाला 45, इधर वाला 45, तो ये जो विकर्ण का दिशा है, इस वर्टिकल के डायरेक्शन से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख है, तो कितना बनेगा? 45। और जो E1 और E2 का रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो E1 से 45 का एंगल बनाएगा, तो इसका मतलब E डैश जो है वो A से C की ओर होगा, यानी विकिरण के अनुदिश होगा। बताओ आपको ये डायरेक्शन पता लगा या नहीं लगा? नहीं लगा तो मैं आपको बच्चों बता देता हूँ। वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का जो समांतर चतुर्भुज नियम है ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं tan α बराबर b sin थीटा और बट्टा
ए प्लस बी कोस थीटा, है ना। तो डायरेक्शन निकालेंगे 45 डिग्री आ रहा है, 45 का मतलब बच्चों E3 की दिशा में आ जाएगा। अब देखो बच्चों E डैश और E3 ये एक ही दिशा में हो गए, इन दोनों का जो सदिश योग है वो C पर नेट तीव्रता होगा। एक ही दिशा में होने के कारण थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट होता है A प्लस बी। इसका मतलब C पर नेट बनेगा E डैश प्लस E3। क्या बनेगा बच्चों? E डैश प्लस E3, क्योंकि E डैश और E3 एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में है तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और एंगल 0 डिग्री होता है तो R बराबर बोलो क्या होता है बच्चों? A प्लस बी। क्या होता है? A प्लस बी। तो अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों? इसका डायरेक्शन लिख दूं A से C की ओर। डायरेक्शन क्या होगा? A से C की ओर, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों मैं इसको चलो लिख लेते हैं। C पर नेट तीव्रता, पॉइंट C पर नेट तीव्रता क्या होगी? तो मैं लिख रहा हूं पॉइंट C पर नेट तीव्रता लिख रहा हूं बच्चों मैं, नेट तीव्रता, या तो इसको EC बोलो या E नेट बोलो, एक की बात है। क्या होगी बोलो? E डैश प्लस E3। सरल बीजगणित योग आएगा। थीटा 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट होता है बच्चों पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड। पहले का मैग्नीट्यूड E डैश और दूसरे का मैग्नीट्यूड E3। तो EC किसके बराबर होगा? E डैश प्लस E3। चलो मान रख दो भाई, आप लोग मान रख दो भाई। मान रखते हैं, देखो क्या आता है बच्चों, मान रखते हैं ये आएगा देखो EC इज इक्वल टू E डैश ये रहा क्या है? √2 इंटू क्या है बताओ? KQ और बट्टे में क्या है? A² है ना, प्लस E3 ये रहा आपका E3, ये रहा, ये आपका E3 है, ठीक है। क्या है बोलो? क्या है? KQ और बट्टे में क्या है? 2A², ठीक है। अब इसको बच्चों थोड़ा सरल कर लेंगे, ये आएगा EC बराबर है ना। यदि हम लोग KQ अपॉन A² को कॉमन लें तो जो पहला पद है उसमें तो बचेगा बच्चों √2, है ना, ये बच जाएगा। इसके अलावा तो ये कॉमन वाली चीज़ है और दूसरे पद में बचेगा बच्चों 1/2, है ना। और ये जो बट्टे वाला 2 इसको छोड़कर बाकी तो कॉमन वाली चीज़ है, ठीक है। वैसे तो आंसर आ गया, ठीक है। फिर भी देखो बच्चों इसको थोड़ा और सरल करें तो ये क्या आएगा? EC बराबर आपका 2 तो आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा बच्चों 2√2 प्लस 1, है ना। और क्या आ जाएगा बोलो? KQ बटा A², है ना। इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 3 नंबर। क्या बोल देता हूँ? 3 नंबर। ये क्या है बच्चों? C पर नेट तीव्रता, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? तो आंसर है AC की दिशा में। क्या होगा? AC की दिशा में, है ना। तो इस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है ना। यानी किसी पॉइंट पर हमें किसी एक सिंगल चार्ज के कारण, भी एक सिंगल चार्ज के कारण तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है आपको ये दे देता है ना कि ये जो बिंदु O है, कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, ये जो बिंदु P है ना, जो R दूरी पर है। P पर आप तीव्रता बताओ तो आप बता देते K गुणा क्या बताते? चार्ज, और बट्टा में क्या लिख देते बच्चों? दूरी का वर्ग। अब एक चार्ज आपको न देखकर ग्रुप ऑफ चार्ज दे दिया। एक तो आपको देखो A वाला चार्ज दे दिया, एक आपको बच्चों देखो B वाला चार्ज दे दिया, एक आपको देखो D वाला चार्ज दे दिया। कितने चार्ज दे दिए? 3। एक तो A और एक B और एक D। और आपको पूछ लिया इस वाले बिंदु पर नेट तीव्रता।
तो बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत लगाने के लिए क्या करते हैं फिर बताता हूँ। ए के कारण भी इंटेंसिटी निकाल लो सी पर, बी के कारण भी निकाल लो और डी के कारण भी निकाल लो। ग्रुप ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ चार्ज 3 है तो सी पर नंबर ऑफ इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी 3, है ना। उन सब का आप सदिश वाला योग कर दो, वो बच्चों क्या हो जाएगी नेट तीव्रता। क्या हो जाएगी नेट तीव्रता। चलो एक सिंपल सवाल और देख लेते हैं, है ना। तीव्रता के अध्यारोपण के सिद्धांत पर, तीव्रता के अध्यारोपण के सिद्धांत पर एक सिंपल सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों क्या देखते हैं, देखिए बच्चों क्या देखते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, इस चैप्टर के जो आज तक के नोट्स है ना, वो मैंने बच्चों टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का वैसे तो मैंने आपको लिंक पहले भेजा हुआ है, यदि फिर भी आप लोग उस चैनल तक अप्रोच नहीं बना पाए हो तो आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च कर लेंगे फिजिक्स विद कुलदीप सर, है ना। सर्च करोगे तो आप उस चैनल पे पहुंच जाओगे, ठीक है, और आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। ओके, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं बच्चों। एक सवाल और देख लेते हैं, एक सिंपल वाला सवाल कर लेते हैं ना, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, है ना, बिना पेन चलाए हो जाएगा बच्चों। क्या है, एक समषटभुज है भाई, समषटभुज जानते हो ना, समषटभुज, है ना, समषटभुज। इसका बच्चों प्रत्येक साइड क्या होता है ना, सेम लेंथ का होता है। तो साइड का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया मैंने, कितना दे दिया मैंने ए। ये लो बच्चों मैं समषटभुज बना देता हूँ, है ना, बेंजीन जैसा बनता है, ये बेंजीन जैसा बनता है बच्चों। ये समषटभुज आपको दिया गया। कितने कॉर्नर है इसमें, तो आंसर है 6, बी सी डी और ये ई और ये एफ, ठीक है बच्चों। इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये बच्चों इसका सेंटर है जिसको मैं बोल देता हूँ ओ, ठीक है। अब देखो बच्चों ये साइड ए समषटभुज है ना, साइड सेम होगी तो ए ए ए ए ए एंड ए। ओके बच्चों, अब अगली चीज सुन लो। यहाँ क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज, 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 यहाँ क्यू और यहाँ क्यू। यानी बच्चों इसमें जितने भी कॉर्नर है ना, कितने कॉर्नर है इसमें, तो आंसर है 6, है ना। और इन पर एक समान परिमाण के आवेश रखे गए हैं, क्यू एंड क्यू एंड क्यू एंड क्यू एंड क्यू एंड सो ऑन, ठीक है। आपको पूछा गया है कि इसके केंद्र ओ पर नेट तीव्रता, समषटभुज के केंद्र, केंद्र ओ पर तीव्रता पूछी गई है, केंद्र ओ पर तीव्रता पूछी गई है। बच्चों एक चीज देखो, समषटभुज में ये सारा एंगल होता है 60 डिग्री, है ना। तो देखो बच्चों दो बराबर पार्ट कर दिए तो ये एंगल कितना आएगा 60, है ना। ये सारा एंगल होता है 120, तो दो टुकड़े कर दिए तो ये एंगल कितना आएगा 60। तो देखो ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, दो कोण देखो बच्चों, ये 60 है और ये 60 है, तीनों 180 होते हैं, तो ये रिमेनिंग भी कितना बच गया 60। अब बच्चों आपका ए और ओ और एफ ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया, है ना। जो एफ पर कोण है वो भी 60 डिग्री है, ए पर है वो भी 60 डिग्री है, ओ पर है वो भी 60 डिग्री है। तो ऐसा जो ट्राइंगल होता है, ऐसा जो बच्चों आपका त्रिभुज होता है वो तो समबाहु त्रिभुज होता है। इसका ये भुजा ए है तो ये भी कितना बनेगा ए और ये भी कितना बनेगा ए। शीर्ष से सेंटर का दूरी, समषटभुज में शीर्ष से सेंटर का दूरी हर एक शीर्ष के लिए सेम होता है। यहाँ से यहाँ यदि ए है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए और ये कितना है बच्चों ए। अब देखो आप लोग, अब देखो आप कोई भी शीर्ष ले लो आप, किसी भी शीर्ष के कारण सेंटर पे जो इंटेंसिटी बनेगी ना उसका मैग्नीट्यूड बच्चों ये होगा। किसी भी शीर्ष पे देख लो, जो चार्ज बैठा है वो तो क्यू बैठा है, और शीर्ष से केंद्र का दूरी ए, शीर्ष से केंद्र का दूरी ए, शीर्ष से केंद्र का दूरी ए,
तो दूरी का वर्ग करोगे तो बच्चों यही आएगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी जितना इंटेंसिटी ए बनाएगा बाकी के जो 5 कॉर्नर हैं वो भी ओ पर सेम इंटेंसिटी बनाएंगे। लेकिन डायरेक्शन क्या होंगे जरा गौर से देखो, ए के कारण पॉजिटिव चार्ज बैठा है, ओ पर जो डायरेक्शन है वो देखो बच्चों ये होगा, ठीक है। डी के कारण पॉजिटिव बैठा है, ओ पर इंटेंसिटी पॉजिटिव है तो दूर की ओर देखो बच्चों ये वाला होगा, ठीक है। तो देखो ये आपस में जुड़कर 0 हो जाएगी, है ना। थीटा 180 है ना बच्चों, थीटा 180 रिजल्टेंट होगा a माइनस बी, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, ये भी के क्यू बट्टा ए स्क्वायर और ये भी के क्यू बट्टा ए स्क्वायर, तो जोड़ इनका 0 हो जाएगा। तो a की बात हो गई और d की बात हो गई, इनका यहाँ तीव्रता में कोई योगदान नहीं होगा। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, b की। b पॉजिटिव, o पे इंटेंसिटी दूर की ओर, है ना। E पर क्या बैठा है, पॉजिटिव, इंटेंसिटी क्या होगी, दूर की ओर, है ना। ये भी परस्पर विपरीत है और मैग्नीट्यूड में सेम है, ये भी खत्म होगी, तो इसके कारण भी कुछ नहीं बनेगा और इसके कारण भी कुछ नहीं बनेगा, एक दूसरे को खा गए। अब सी को पकड़ो, पॉजिटिव बैठा है ओ पर दूर की ओर, है ना, और एफ पर भी पॉजिटिव बैठा है, इंटेंसिटी कहाँ होगी, दूर की ओर, है ना। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, ये भी खत्म हो जाएगी, है ना, ये भी खत्म हो जाएगी, इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों सेंटर पर जो नेट इंटेंसिटी है वो आपको यहाँ कितनी मिलेगी, 0। कितनी मिलेगी, 0। ये भी अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। 6 इंटेंसिटी बनेगी, एक तो बच्चों ए के कारण, एक किसके कारण, बी के कारण, एक सी के कारण, एक डी के कारण, एक ई के कारण और एक एफ के कारण। और जो नेट इंटेंसिटी बनेगी ना ओ पर, वो इनके वेक्टर सम के यानी सदिश योग के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। इस वाले को मैंने बोला है E1, बी के कारण E2, इसको बोला है E3, इसको बोला है E4, इसको बोला है E5, इसके कारण बोला है E6। तो E1 से E4 खत्म हो जाएगी, E1 से कौन खत्म होगी, E4, ठीक है। E2 से E5 खत्म होगी, यानी बच्चों E2 से E5 खत्म होगी, और E3 से E6 खत्म होगी, और नेट इंटेंसिटी आपको बोलो बच्चों कितनी मिलेगी, 0। कितनी मिलेगी, 0, ठीक है बच्चों। तो ये थे बच्चों तीव्रता के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ अंकिक प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है बच्चों फील्ड लाइंस, या जिनको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, फील्ड लाइंस। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनको बोलते हैं बच्चों क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं बच्चों। किसको बोलते हैं बच्चों, फील्ड लाइंस क्या होती है ना। क्षेत्र रेखाओं की जो अवधारणा है वो दी थी हमें वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने, और बच्चों ये विद्युत क्षेत्र में खींची गई इमेजिनरी लाइंस होती है बच्चों, काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक ग्राफिकल मेथड है बच्चों, है ना। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है ना, चित्रात्मक विधि है बच्चों। ये किसको बोलते हैं अपन, ये देखते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ क्षेत्र रेखाओं की। क्षेत्र रेखाएं किसको बोलते हैं बच्चों, तो एक सिंपल डेफिनेशन तो इसका ये है, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। किसके चलने का पथ बच्चों, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। यानी कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी फ्री पॉजिटिव चार्ज को रख दो, फ्री वाले पॉजिटिव चार्ज को रख दो, है ना। वो फ्री वाला पॉजिटिव चार्ज जिस पथ के अनुदिश गति करता है वो पथ ही क्या होता है, फील्ड लाइंस या क्षेत्र रेखाएं, ठीक है।
इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है वो भी आप ध्यान से सुनो बच्चों। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? दूसरा डेफिनेशन क्या है? आप विद्युत क्षेत्र में, आप विद्युत क्षेत्र में, है ना, आप विद्युत क्षेत्र में ऐसे काल्पनिक वक्र रेखाएं खींचिए, ऐसे काल्पनिक वक्र रेखाएं खींचिए, है ना, जिनके किसी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींच दो तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताए। ध्यान से सुनो, कोई विद्युत क्षेत्र है ना, उसमें आप क्या काम करो, उसमें बच्चों आप काल्पनिक वक्र रेखाएं खींचो, है ना, लेकिन उन वक्र रेखाओं की एक क्वालिटी होनी चाहिए। उन पर स्थित किसी भी बिंदु पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, आप स्पर्श रेखा बनाते हो, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसको बतानी चाहिए? तो आंसर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतानी चाहिए। तो उन काल्पनिक वक्र रेखाओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्षेत्र रेखाएं। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, विद्युत क्षेत्र में कुछ काल्पनिक वक्र रेखाएं खींची जाती है, कुछ काल्पनिक वक्र रेखाएं खींची जाती है। उन काल्पनिक वक्र रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्र रेखाएं। लेकिन उन काल्पनिक वक्र रेखाओं की एक खास बात है ना, इन पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा को बताती है, तीव्रता की दिशा को बताती है। तब हम इन काल्पनिक वक्र रेखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों? क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षेत्र रेखाएं। दोबारा सुन लो, सिंपल डेफिनेशन क्या है? स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ, या बच्चों विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में, है ना, वो वाली, है ना, काल्पनिक वक्र रेखाएं, है ना, जिनके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। तो बच्चों वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्षेत्र रेखा। क्या कहलाती है? क्षेत्र रेखा। चलो, हम लोग बच्चों एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म लिखो, कोई 4 गुणधर्म लिखो। तो मैं गुणधर्म लिखने जा रहा हूँ, है ना, या कुछ क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करने जा रहा हूँ पर्टिकुलर किन्हीं चार्जेज के लिए, पर्टिकुलर किन्हीं चार्जेज के लिए। तो बच्चों सबसे पहले देखो नंबर 1, क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म भी बोलते हैं इसको बच्चों। नंबर 1 देखो आप, नंबर 1 एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में आता है बच्चों, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण, एकल स्थिर धनावेश के कारण या एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं खींचो। किसके कारण बच्चों? एकल धनावेश के कारण। किसके कारण? एकल धनावेश के कारण। और एकल धनावेश का मतलब है, एकल धनावेश का मतलब है कि किसी बिंदु पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तभी तो पॉजिटिव होगा। Q का वैल्यू बच्चों 0 से बड़ा होगा तभी तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए फील्ड लाइन खींचो। इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस खींचो। तो बच्चों देखो कैसी आएगी, यहाँ पर बच्चों एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके कारण जब आप फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार की प्राप्त होगी, वो फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार की प्राप्त होगी बच्चों, वो फील्ड लाइन इस प्रकार की प्राप्त होगी, इस प्रकार की प्राप्त होगी, है ना। इस प्रकार की प्राप्त होगी। यहां जो चार्ज है वो क्या रखा गया है? Q।
और आपका जो Q है वो क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब वो क्या है, ग्रेटर देन 0। इस प्रकार की क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती है। क्षेत्र रेखाओं का जो ये पैटर्न होता है इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड पैटर्न, है ना, यानी त्रिज्यतः बाहर की ओर, त्रिज्यतः बाहर की ओर, स्ट्रेट लाइन में है यानी रेडियली है, और एरो कहाँ जा रहे हैं बच्चों, आउटसाइड में, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यतः बाहर की ओर। तो आपसे पूछे कि एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की प्राप्त होती है, तो आप बोलोगे कि इसके कारण यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण क्षेत्र रेखाएं रेडियली आउटवर्ड प्राप्त होती है, यानी त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है, त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। चलो अब देखते हैं क्यों होती है। आपने क्या कहा है, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ क्या कहलाता है, क्षेत्र रेखाएं। तो बच्चों आप लोग देखो, ये आपका आवेश है, आवेश के चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब आप क्या काम करो, इसके विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रख दो, कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो बच्चों इसके चलने का पथ देखना है, ये फ्री है, ये स्वतंत्र है, तो बच्चों इस पर कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र में तो चार्ज पर विद्युत बल लगता है, तो इस पर लगेगा, ये वाला बल लगाएगा, है ना। सहजातीय है भाई, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। केंद्रीय बल है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, यदि ये फ्री है तो ये ऐसे ऐसे सीधी रेखा में ऐसे ऐसे जाएगा, इससे दूर जाएगा ऐसे ऐसे। तो बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज का चलने का पथ क्या है, तो आंसर है सरल रेखा। और ये इस चार्ज से दूर की ओर गया है, तो इसके चलने की जो दिशा है, वो बच्चों यह तीर दिखा रहा है। इसका मतलब क्षेत्र रेखा जो है वो कहाँ जा रही है, बाहर की ओर, है ना। और ये क्षेत्र रेखा कोई टेढ़े मेढ़े पथ में नहीं है, सीधी रेखा में मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यतः। तो एकल धनावेश के कारण त्रिज्यतः बाहर की ओर। चलो ये तो एक क्षेत्र रेखा आपने खींची। आपको बच्चों और क्षेत्र रेखाएं चाहिए, तो इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है ना, अलग अलग बिंदुओं पे आप क्या रखते चले जाओ, स्वतंत्र धनावेश यानी फ्री पॉजिटिव चार्ज। बच्चों आप यदि फ्री पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दोगे, है ना, विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत बल लगेगा, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा, तो ये वाला पॉजिटिव है ना, इसके चलने का पथ सरल रेखा होगा, और यह बाहर की ओर जाएगा। तो देखो बच्चों ये वाला जो लाइन है वो क्या बताता है, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। तो ये भी क्या है, क्षेत्र रेखा, है ना। आप यहाँ रखोगे पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों ये भी पॉजिटिव, केंद्रीय बल है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश विद्युत बल लगेगा, तो ये पॉजिटिव को ये वाला पॉजिटिव इधर धकेलेगा, तो इसके चलने का पथ ये वाला होगा, तो ये क्षेत्र रेखा। यहाँ रखोगे तो पथ ये आएगा, यहाँ रखोगे तो ये आएगा, यहाँ रखोगे तो ये इसको इधर धकेल देगा, तो बच्चों पथ ये आएगा, यहाँ रखोगे तो ये आएगा। इस प्रकार इसके कारण इसके चारों ओर कितने भी फील्ड लाइन बनाए जा सकते हैं। जरूर नहीं आपने कितने बनाए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी बना सकते हो। यहाँ बनाओगे तो यहाँ रखोगे तो इधर चला जाएगा, यहाँ रखोगे इधर धकेल देगा, कितने भी बना सकते हो। लेकिन याद रखना है कि एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर प्राप्त होती है। एक बात और लिख सकते हो बच्चों, एकल धनावेश से जो क्षेत्र रेखाएं हमें प्राप्त होती है वो धनावेश से तो शुरू होती है और फिर खत्म कहाँ होती है, आगे बढ़ाते रहो, खत्म कहाँ होती है, अनंत से। यानी क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर कहाँ समाप्त हो जाती है, अनंत पर। किसके कारण, ये एकल धनावेश के कारण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम में पूछता है कि सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण खींचो। दूसरा आपका क्या है, सिंगल नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एकल ऋणावेश। ठीक है, इसका मतलब है जो चार्ज है ना वो लेस देन 0 है। कई बार ये भी पूछ लेता है लेस देन 0 के लिए खींचो।
किसके लिए खींचो, लेस देन 0 के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं बच्चों, लेस देन 0 के लिए यानी एकल ऋणावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अंतर्मुखी होती है, रेडियली इनवर्ड, त्रिज्यतः अंतर्मुखी, या मैं लिख सकता हूं बच्चों त्रिज्यतः अंदर की ओर, त्रिज्यतः अंदर की ओर। यानी धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो क्या हुई थी, पॉजिटिव से बोलो क्या हुई थी, प्रारंभ, प्रारंभ। और बच्चों खत्म कहाँ होती है, खत्म कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर। त्रिज्यता अंदर की ओर, ये बच्चों स्टार्ट कहाँ से होगी, शुरू कहाँ से होगी, अनंत से। और ये समाप्ति यानी खत्म कहाँ होगी, तो आंसर है बच्चों ये नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगी। किस पे खत्म हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे। याद रखना स्टार्ट कहाँ से, अनंत से, और खत्म कहाँ पर होगी, ऋणावेश पर। यानी क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो शुरू होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, देखो धनावेश से ऐसे आउटवर्ड जा रही है, बाहर जा रही है, तो धनावेश से स्टार्ट होता है भाई, और ऋणावेश पे आप देखोगे खत्म। ये तो है रेडियली आउटवर्ड और ये क्या है, रेडियली इनवर्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज है। इसके कारण फील्ड लाइन यदि ड्रॉ किए जाए, इसके कारण यदि बच्चों फील्ड लाइंस ड्रॉ किए जाए, क्षेत्र रेखाएं यदि इसके लिए खींची जाए तो ऐसे प्राप्त होती है, ऐसे प्राप्त होती है बच्चों, ऐसे मिलती है आपको। रेडियल इनवर्ड बोलते हैं। ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपको जो दिखाई दे रहा है इसको रेडियली इनवर्ड बोलते हैं। यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है वो आपका क्या है, Q। यहाँ ये Q क्या है बच्चों, लेस देन 0 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या रखा गया है, नेगेटिव चार्ज। ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऐसी क्यों आई, जरा देख लेते हैं ऐसी क्यों आई। आपने क्या कहा है बच्चों, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। क्या कहा आपने, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। तो आप लोग देखो बच्चों, यहाँ पर कोई फ्री पॉजिटिव चार्ज रख दो, है ना। तो जो ये 1 नंबर मैंने लाइन ड्रॉ किया है, जिस पे मैंने तीर इधर दिखाया है, स्वतंत्र धनावेश सरल रेखा में तीर की दिशा में चलेगा, ये धनावेश के चलने का पथ है। अरे भाई विद्युत क्षेत्र में रखा है तो बल लगेगा, किसके विद्युत क्षेत्र में, इसके विद्युत क्षेत्र में है भाई, ये इसके विद्युत क्षेत्र में। Q इज लेस देन 0, ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझ लो बच्चों माइनस Q है ये, ऐसे समझ लो यार माइनस Q है ना, इसके विद्युत क्षेत्र में रखा है तो विद्युत बल लगेगा। बच्चों ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस इसको खींचेगा तो ये प्लस चार्ज जो है वो ऐसे 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 और यहाँ तक चल के आ जाएगा इसके पास। तो ये चलने का पथ है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, और इसको क्षेत्र रेखा बोलेंगे। ओके, और खींचना चाहो तो आप बच्चों जैसे यहाँ रख देते फ्री पॉजिटिव चार्ज को, ये नेगेटिव है ना, तो इसको खींचता, ये ऐसे ऐसे चलता, ये ऐसे ऐसे चलता, देखो दूसरी क्षेत्र रेखा आपको ये मिल जाती। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, इसको दूसरी बोलो या इसको फिर तीसरी बोल दें, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ रखोगे तो ऐसे खींच लेगा, ये तीसरी होगी, यहाँ रखोगे तो ऐसे खींच लेगा, ये चौथी हो जाएगी, इसी प्रकार ये 5वीं हो जाएगी, ये आपके 6ठी हो जाएगी, ये आपकी 7वीं हो जाएगी और ये आपकी 8वीं हो जाएगी, और भी आप खींच सकते हो। अब एक चीज़ देखो बच्चों, एक परिभाषा हमने और कहा है, क्या कहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में खींची गई वो काल्पनिक वक्र रेखाएं, फिर देखो बच्चों वो काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर स्थित किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा को बताता है। बोलो वो काल्पनिक वक्र रेखा क्या कहलाती है बच्चों, क्षेत्र रेखाएं। चलो यहाँ देखते हैं वो चीज़, यहाँ देखते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास क्षेत्र रेखा नंबर 3 है, आपको कोई कहे कि इस पर ये बिंदु A है, इस पर आप तीव्रता का दिशा बताओ। आपके पास क्षेत्र रेखा 1 है, आपको पूछे कि इस पर स्थित बिंदु B पर तीव्रता का दिशा बताओ। तो बच्चों ये क्षेत्र रेखा है, इस पर ये बिंदु है, इस पर आप टेंजेंट बनाओगे। सरल रेखा है, सरल रेखा पर टेंजेंट बच्चों यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। सरल रेखा पर टेंजेंट यही आएगा,
तो मैंने क्या कहा है कि बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा को बताए, तो टेंजेंट यही आएगा। तो बिंदु ए पर तीव्रता का दिशा यही होगा। और आप जानते भी हो बच्चों ये ऋणावेश है, और ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का दिशा ऋणावेश के समीप की ओर होता है, तो तीव्रता ए पे जो भी होगी उसकी दिशा नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। इस पे टेंजेंट खींचोगे तो ये आएगा। तो बी पर देख लो बच्चों, ये माइनस है, माइनस के कारण इसके पास की ओर है, तीव्रता देखो बच्चों इधर होगी। इस तरफ जाओ तो बच्चों क्षेत्र रेखा 1 और क्षेत्र रेखा 6 ले लेता हूँ। इस पर लेता हूँ बच्चों बिंदु ए और इस पर लेता हूँ बच्चों बिंदु बी। स्पर्श रेखा के उन्नीस ये यदि क्षेत्र रेखा है तो बिंदु ए पर टेंजेंट बनाऊं, स्पर्श रेखा बनाऊं तो वो तीव्रता का दिशा बनाना चाहिए। तो बच्चों इस पे टेंजेंट तो यही बनेगा, टेंजेंट तो यही बनेगा। तो टेंजेंट की अनुदिश होगी। ए पर दिशा देखना है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण दूर की ओर यानी बच्चों तीव्रता की या क्षेत्र रेखा की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में आ गई। बी पर तीव्रता का दिशा धनावेश है, धनावेश के कारण दूर की ओर मतलब ये यानी ये भी किसकी दिशा में आ गई, टेंजेंट की दिशा में आ गई। तो सीधी बात है टेंजेंट के डायरेक्शन में आ रही है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको बच्चों, आपको याद रखना है कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड है ना, और सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड। एग्जाम में सवाल आएगा, ये निश्चित रूप से आएगा बच्चों कि एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखा का पैटर्न बनाओ, या फिर आएगा एकल ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखा का पैटर्न बनाओ, तो पैटर्न याद रखना है। एक के लिए रेडियली आउटवर्ड और एक के लिए रेडियली इनवर्ड, ये 2 पैटर्न याद रख लेना।